हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्यूटर पेडागोजी का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पार्ट 3 में जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है शिक्षण के स्तर। ठीक है, इससे संबंधित मैं 15 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आ रखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप इन पूरे 15 प्रश्नों को देखते हो तो गारंटी लेता हूं इनको कभी आप भूलोगे नहीं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन से शिक्षण के स्तर हैं? देखो, ये पहला प्रश्न है जो इस पूरे वीडियो के जो प्रश्न हैं उनकी नींव रखेगा। तो आपको तीनों स्तर के नाम याद रहने चाहिए। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, दूसरा बोध का स्तर, तीसरा चिंतनशील स्तर। और बी ऑप्शन में स्वायत्त स्तर, बोध का स्तर, चिंतनशील स्तर और बोथ ए एंड बी एंड नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, बोध का स्तर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल और चिंतनशील स्तर मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तीन महत्वपूर्ण स्तर होते हैं। इनका क्रम भी यही होता है, नंबर 1 स्मृति होता है, दूसरा बोध और तीसरा चिंतनशील। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, उन स्तर का नाम याद रखना आपको। फिर देखो, पहला जो वैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक हर्बर्ट ने शिक्षण के किस स्तर को समझाने पर जोर दिया? यानी किसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, किसको ज़्यादा महत्व दिया? तो पहला स्मृति लेवल, स्मृति स्तर, दूसरा स्वायत्त स्तर और बोध का स्तर तीसरा और चौथा चिंतनशील। तो संबंधित तीन ही है। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, ऑटोनोमस कोई लेवल नहीं होता है। हो सकता है आपको अगले क्वेश्चन में ये ऑप्शन मिले। तो जो हर्बर्ट थे, वैज्ञानिक हर्बर्ट थे, उन्होंने स्मृति स्तर पर ज़्यादा जोर दिया। स्मृति स्तर मेमोरी लेवल होता क्या है आगे प्रश्न में भी आएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वैज्ञानिक मॉरिसन ने शिक्षण के किस स्तर को सबसे अधिक महत्व दिया? तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हर्बर्ट थे, उन्होंने मेमोरी लेवल पे दिया। अब इस वैज्ञानिक ने, मॉरिसन ने किस स्तर को ज़्यादा महत्व दिया? तो वो था बोध का स्तर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा होता क्या क्या है इसके अंदर। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वैज्ञानिक हंट द्वारा शिक्षण के किस स्तर पर प्रकाश डाला गया है? यानी वैज्ञानिक हंट थे, उन्होंने किस शिक्षण के स्तर को ज़्यादा महत्व दिया? तो अब एक और बचा स्तर जिसका नाम है चिंतनशील यानी रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील स्तर। इस पे ज़्यादा जोर किन्होंने दिया? वैज्ञानिक हंट ने। फिर अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि तीनों लेवल आपको ध्यान रखने में, इनकी व्याख्या भी करूँगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा इन लेवल्स में होता क्या है। ठीक है, तो पहला यानी क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों द्वारा रटने या स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा शिक्षण स्तर उपयोगी है? यानी देखो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज, रॉट लर्निंग और स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, इसको बढ़ाने के लिए कौन सा शिक्षण स्तर उपयोगी है? तो 3 स्तर की अपन बात कर रहे थे ऊपर शिक्षण के स्तर। तो पहला मेमोरी लेवल, ऑप्शन ए, दूसरा स्वायत्त तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तीसरा बोध का स्तर और चौथा चिंतनशील स्तर। तो इसका राइट आंसर है स्मृति स्तर। ठीक है, मेमोरी लेवल यानी हमेशा आपको ध्यान रखना है, मेमोरी लेवल में बच्चे को सीखने के बजाय उसको याद रखना सिखाया जाता है, उसका मेमोरी पावर यूज़ किया जाता है, उसको रटना सिखाया जाता है। छोटे बच्चे होते हैं जो 5th क्लास तक, उनको हर चीज़ बताई जाती है, उनको याद कराई जाती है। तो जो मेमोरी लेवल है वो 5th क्लास तक के या प्राइमरी लेवल तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों में व्यापक ज्ञान विकसित करने हेतु कौन सा शिक्षण स्तर उपयोगी है? देखो यहाँ पे व्यापक ज्ञान मतलब कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। ठीक है, वो ये जो नॉलेज होता है इसमें बच्चे के साथ टीचर इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। टीचर उनको मतलब
बात करके समझाने की कोशिश करते हैं उनसे, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो ये व्यापक ज्ञान किस लेवल में विकसित होना स्टार्ट होता है? तो वो होता है बोध का स्तर, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। यानी मैं कह सकता हूँ भाई 5th से लेके 8th क्लास तक, 5th से लेके 8th क्लास तक, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा भी लिखा 5th to 8th क्लास, ठीक है। इसमें बच्चे के साथ में टीचर ज़्यादा एक्टिवली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला लेवल जो मेमोरी लेवल हो गया, उसमें भी टीचर ही ज़्यादा बच्चों पे जोर देते हैं। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, इसमें भी बच्चे पर टीचर ही ज़्यादा एक्टिवली और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे को व्यापक ज्ञान का स्तर बढ़ाया जाता है उसका, और उसको जो भी नॉलेज दे रहे हैं उसको उसकी व्याख्या के साथ समझाया जाता है, ठीक है। और शिक्षण के उच्च स्तर तक ले जाने की कोशिश करते हैं उसको, मतलब जो नेक्स्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के अंदर शिक्षण का उच्चतम स्तर विकसित करने हेतु या आलोचनात्मक यानी क्रिटिसाइज करना की सोच विकसित करने हेतु कौन सा स्तर उपयोगी है? तो अब जो लास्ट स्तर उपयोगी है, स्मृति आ गया, मेमोरी लेवल और बोध का स्तर भी आ गया। अब देखो रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चे को एक ऐसा मतलब ज्ञान दिया जाता है ताकि वो टीचर के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। वो हर चीज़ को बारीकी से जानने की कोशिश करे। यानी इस लेवल के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं टीचर से, वो टीचर को हर चीज़ पूछना शुरू कर देते हैं, भाई ये कैसे हुआ, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। हर चीज़ में वो एक एक्टिव रूप से पार्ट लेते हैं और हर ज्ञान को माप तोल के एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चिंतनशील स्तर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। इसमें शिक्षा का जो शिक्षण का होता है वो उच्चतम स्तर होता है, और इसमें बच्चा अपने शिक्षा का आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर देता है, ठीक है। और छात्र जैसे स्टूडेंट होते हैं वो अपने वास्तविक जीवन की समस्याओं से परिचित होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको रिफ्लेक्टिव लेवल जो अबाउ 8th क्लास यानी अपन कह सकते हैं 9th क्लास से, जो 9th क्लास से अबाउ का जो लेवल होता है वो इसमें एंटर होने के लिए होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल में। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण के किस स्तर पर तथ्य व सूचना, देखो इस क्वेश्चन को फिर घुमा फिरा के पूछा गया है, पर ध्यान दिया जाता है ना। तो फैक्ट और इंफॉर्मेशन, ओनली फैक्ट और इंफॉर्मेशन बताई जाती है, तो वो कौन सी होती है? मेमोरी लेवल होती है। कौन सी होती है? मेमोरी लेवल। यानी इसमें वही चीज़ रटना और उस बच्चे को जानकारी देना, उनको उनकी मेमोरी पावर को यूज करके उनको रटाना, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण के किस स्तर में शिक्षण अंत्यक्रिया करने के बजाय खुद को ज़्यादा सक्रिय रखते हैं? देखो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बोला था, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसमें टीचर ज़्यादा एक्टिवली पार्ट लेता है, बच्चे को हर चीज़ को व्याख्या करके समझाने की कोशिश करता है ताकि बच्चे को अच्छी तरह समझा सके और उसको अगले रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचा सके। तो इसमें कौन सा शिक्षण अंत्यक्रिया, जो टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो स्तर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल या बोध का स्तर। फिर देखो शिक्षण के किस स्तर में शिक्षण व छात्र अंत्यक्रिया यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं और छात्र ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है। तो मैंने आपको बोला था जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है उसमें बच्चा हर चीज़ को बारीकी से जानने की कोशिश करता है और वो टीचर से एक्टिवली इंटरेक्ट करता है हर चीज़ को जानने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिंतनशील यानी रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। अब ये जितने मैंने 3 लेवल आपको बताए हैं वो ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो वैज्ञानिक ब्लूम थे उन्होंने एक वर्गीकरण दिया था, उससे कैसे जुड़े हुए हैं। तो उससे संबंधित अगला प्रश्न, ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत, यानी इसका मतलब क्या है? कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत शिक्षण के तीनों स्तर, यानी तीनों स्तर कौन से? मेमोरी लेवल, ठीक है, और दूसरा कौन सा था? अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, और तीसरा था रिफ्लेक्टिव लेवल।
वो तीनों कैसे इससे जुड़े हुए हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी से संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो पेडागोजी का देखा है तो उसमें मैंने बताया था ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो शिक्षण का तरीका होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है ना। पहले सिंपल चीजें सिखाई जाती है, फिर कॉम्प्लेक्स जटिल चीजें, मतलब पहले सरल से कठिन की ओर कोई भी चीज की तरफ बढ़ा जाता है शिक्षण में, ठीक है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है तो उसके कितने एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट कितने होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं। देखो यहाँ पे ए से लेके एफ तक के 6 एलिमेंट है, ठीक है। और मैं इसमें बॉटम टू टॉप यानी डाउन टू अप की तरफ बढ़ूंगा तो ये सिंपल टू नीचे, सबसे नीचे जो एलिमेंट है वो सिंपल टीचिंग मेथड से बिलोंग करता है, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला है जो वो कॉम्प्लेक्स टीचिंग मेथड, मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेज में चला जाता है। तो स्टूडेंट्स को जब कोई भी एजुकेशन दी जाती है तो ये एलिमेंट है ब्लूम टैक्सोनॉमी के, उनमें अगर अपन 3 स्तर को बांटें, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, तो क्या क्या चीज़ें होगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेमोराइजेशन, जो नीचे से स्टार्ट करता हूँ मैं, मेमोराइजेशन किससे संबंधित होता है, कौन से लेवल से संबंधित होता है, मेमोरी लेवल से संबंधित होता है, ठीक है। पहले बच्चे को रटाना या जो भी कंसेप्ट होते हैं, बेस कंसेप्ट, उनको सिखाया जाता है। फिर कंप्रीहेंसिव यानी उसका व्यापक नॉलेज और एप्लीकेशन, उसको प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं वो किस में आते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 3 यानी विश्लेषण करना, फिर उनमें से सिंथेसिस करके कुछ क्रिएट करना, और फिर उसका एवोल्यूशंस यानी जो उसने बनाया उसको जांचना, ठीक है। तो ये तीनों स्टेज, एनालिसिस और सिंथेसिस और एवोल्यूशंस, ये किस में आते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है जिसमें ये तीनों लेवल मैंने, एक ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कंप्यूटर पेडागोजी में, उससे मैं आपको रिलेट करके बताया मैंने इसको कैसे इससे अपन संबंध बना सकते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12 CIET स्टैंड फॉर, CIT एक संस्था है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस में शिक्षण कौशल शामिल है, यानी शिक्षण कौशल से संबंधित क्या क्या है इस क्वेश्चन में। ब्लैक बोर्ड राइटिंग यस होती है, क्वेश्चनिंग होती है, एक्सप्लेनिंग होती है। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, ठीक है। एक जो अच्छा शिक्षक होता है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, पहला ऑप्शन। दूसरा गुड कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा कंसर्न फॉर द स्टूडेंट वेलफेयर, और चौथा इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। तो वैसे तो ये टीचर में चारों ही गुण होने चाहिए, लेकिन जो सबसे बेस गुण होना चाहिए वो होता है साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय वस्तु का ज्ञान। जो विषय आप पढ़ा रहे हो उसका आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में शिक्षा शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कंप्यूटर का उपयोग पेडागोजी में कैसे किया जाता है, टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड द फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर, और ऑल ऑफ दी अबव। देखो लर्नर को यानी जो स्टूडेंट है उनको मोटिवेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और फीडबैक लेने के भी इसका प्रयोग किया जाता है, और उससे बात करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक शिक्षक का उद्देश्य क्या है, ठीक है। शिक्षक का उद्देश्य क्या है, परीक्षा में छात्रों को मदद करना, ठीक है, और छात्रों को अनुशासित रखना, और तीसरा छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना, और चौथा छात्रों में सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान का विकास करना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है, सबसे सही आंसर इसका छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी भी संकाय द्वारा शिक्षा को कारगर ढंग से प्रदान करने के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी
या तकनीकी की सहायता से अद्यतन शिक्षा यानी उत्तम शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है शिक्षा शास्त्र यानी पैडागोजी की एक नॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, पैडागोजी को हिंदी में बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। तो ये आपको डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है अगर आप पैडागोजी को पढ़ रहे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, देखो इससे कंसेप्ट और क्लियर होगा आपको। आज के विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया में प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम होने के लिए कौन सा कौशल सीखना चाहिए, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए? तो कंप्यूटर इंटरेक्शंस पहला ऑप्शन, दूसरा कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तीसरा कंप्यूटर साइंस और चौथा कंप्यूटर टीचिंग। अधिकतर यूजर या स्टूडेंट इसको सही करके आते हैं, इन दोनों को, जो गलत है। ठीक है, हमको अगर एक सक्षम टीचर बनना है तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी कंप्यूटर की जो थिंकिंग तो नहीं करता वो, कंप्यूटेशनल टाइप का थिंकिंग, जैसे गणना करने की जो एक प्रभावी शक्ति होती है कंप्यूटर के अंदर, वैसी अपन के अंदर होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा शास्त्र के सामान्य उद्देश्य व लक्ष्य कितने प्रकार के हैं? ठीक है, पेडागोजी के अंदर जो मोटो और जो टारगेट या लक्ष्य कह सकते हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो पहला नॉलेज, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा एनालिसिस यानी ज्ञानवर्धक या प्रायोगिक, और फिर तीसरा वर्णनात्मक। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इसमें होंगे, ये तीनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न, ब्लूम टैक्सोनॉमी वर्गीकरण किस साइंटिस्ट से संबंधित है? देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और ये शिक्षा शास्त्र के से संबंधित है, उनके सिद्धांतों से संबंधित है। तो उनमें एक साइंटिस्ट हुए थे, वो साइंटिस्ट थे डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, ये 1956 में इन्होंने एक कंसेप्ट क्लासिफिकेशन क्रिएट किया था जिसको ब्लूम टैक्सोनॉमी वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर देखो सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग कब प्रभावी होती है? सूक्ष्म शिक्षण यानी अपन कह सकते हैं जैसे कोई भी टीचर बनना चाहता है तो ये ऐसा नहीं है कि वो दिमाग में सोच लिया मैं क्लास में जाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा तो मेरा जो टीचिंग है वो अच्छा जाएगा। टीचिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होता है? ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस यानी शिक्षण अभ्यास के द्वारा ही हम माइक्रो टीचिंग को और प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, माइक्रो टीचिंग को और प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षण अभ्यास, ये ध्यान रखना, हिंदी में ऐसा भी आ सकता है, शिक्षण अभ्यास के द्वारा हम बार बार शिक्षण अभ्यास करके ही हम अपनी माइक्रो टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, वह शिक्षण पद्धति जिसमें शिक्षार्थियों की भागीदारी सक्रिय व उत्कृष्टम हो, यानी ऐसा कौन सा जो मेथड है जिसके अंदर एक शिक्षार्थी जो टीचर होते हैं उनका पार्टिसिपेशन एक्टिव रूप से होना चाहिए और उत्कृष्ट होना चाहिए? तो वो है प्रोजेक्ट मेथड। कौन सा है? प्रोजेक्ट मेथड। फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है? यानी हम जो संज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव भी बोलते हैं, ठीक है, का उच्चतम स्तर कौन सा है? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग और एवेल्युएटिंग। यानी जो हम कोई भी कंसेप्ट को समझाते हैं तो उसका समझाने का उच्चतम स्तर, मतलब उसको अपन कैसे परखें कि वो सही हमने सिखा दिया है? तो वो लास्ट ऑप्शन होता है इवैल्यूएटिंग, जिसमें हम कह सकते हैं मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण। मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण, ठीक है, उससे अपन को मालूम चलता है कि वास्तव में वो टीचिंग सही की गई है कि नहीं की गई है बच्चों को, कि उनसे अपन को फीडबैक मिलेगा या आउटपुट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में संचार आमतौर पर माना जाता है। जो कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं तो वो टीचर के द्वारा आमतौर पर जो संचार होता है वो क्या हो, किस तरह का होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव होना चाहिए, भावात्मक, अफेक्टिव होना चाहिए, या इमोशनल टाइप, फिर चुनिंदा या सेलेक्टिव टाइप का होना चाहिए। तो इसमें अधिकतर इसको संज्ञानात्मक को टिक करके आते हैं, जो गलत है। इसका सबसे सही आंसर होगा इफेक्टिव, यानी प्रभावी होना चाहिए।
फिर नंबर 9 क्वेश्चन, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? अच्छा शिक्षक कौन होता है जो हमें उपयोगी जानकारी दे, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन्स कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, यानी जो कंसेप्ट और प्रिंसिपल उनको अपन को अच्छी तरह एक्सप्लेन करे सिद्धांतों को, और इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न, ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये है, और चौथा प्रोवाइड प्रिंटेड नोट्स टू लर्न। तो ये तीनों ही हो सकता है टीचिंग से जुड़े हुए हो, लेकिन इसका राइट आंसर ये होता है टीचर वही अच्छा होता है जो बच्चों को इंस्पायर करे, उनको प्रेरित करे आगे बढ़ने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंस्पायर्स स्टूडेंट्स टू लर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? यानी अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, तो उसका सही मायने में अर्थ क्या होता है? कौशल का अधिग्रहण, पहला ऑप्शन, दूसरा व्यवहार में संशोधन, तीसरा व्यक्तिगत समायोजन, चौथा ज्ञान का समावेश। तो सही मायने में उसका होता है अर्थ व्यवहार में संशोधन, यानी हम उसके अंदर बिहेवियर डेवलपमेंट करते हैं, कि डे बाय डे उसके अंदर एक अच्छा व्यक्तिगत या व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं जो इसके व्यवहार में दिखने लगता है, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? व्यवहार में संशोधन, ठीक है। फिर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेडागोजी के अंदर जो कंप्यूटर की हिस्ट्री से संबंधित हो, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे वह HTML एडिटर कौन सा था जो 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग था? यानी HTML एडिटर, जैसे आप अगर कोडिंग जानते हो तो नोटपैड सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्री डिज़ाइन कोई टेम्पलेट है, उनको आप एक सॉफ्टवेयर होता है फ्रंट पेज या कह सकते हैं अपन, एक होता है ड्रीम व्यूअर, उस पर भी कर सकते हैं जो मैक्रोमीडिया का होता है। तो एक सॉफ्टवेयर है फ्रंट पेज जो पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अभी अपन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस सॉफ्टवेयर जो किस में मिलता है अपन को? MS ऑफिस में मिलता है। तो वैसे ये फ्रंट पेज भी पहले MS ऑफिस का भाग था, ठीक है, 2003 तक। उसके बाद में इसको अलग कर दिया क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट के लिए काम आता है, तो इसका अलग से सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रंट पेज, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। कोशिश करना कि इसको अच्छी तरह समझो, ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहला, प्राथमिक स्तर पर कंप्यूटर प्रशिक्षण का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण में रुचि विकसित करना, नोटपैड व वर्डपैड की सहायता से टेक्स्ट को टाइप करना सिखाना, और तीसरा आपका ऑप्शन है कविताओं और पेंटिंग के माध्यम से शिक्षण। तो कविता में मतलब राइम्स भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों प्रोसेस जो प्राथमिक स्तर होता है शिक्षा का या प्राइमरी सेक्शन होता है, उसमें ये तीनों चीज़ें यूज़ की जाती है एक स्टूडेंट को सिखाने के लिए, ताकि वो कंप्यूटर में थोड़ी रुचि जाग सके उसके अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रशिक्षण का उपयोग किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के सभी भागों की जानकारी देना, यानी कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स हैं इसके बारे में जानकारी देना, और कंप्यूटर के 2 मेजर पार्ट जैसे सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर, इन दोनों सेक्शन की अच्छी तरह से जानकारी देना, ठीक है, उनके बारे में सिखाना। और फिर तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे जो जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं MS वर्ड और एक्सेल, इनको कैसे यूज़ करना वो सिखाना। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें माध्यमिक स्तर पर सिखाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फिर देखो नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक स्तर। इस क्वेश्चन में माध्यमिक लिखना भूल गया था मैं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो उच्च माध्यमिक स्तर, ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर में क्या होगा? कंप्यूटर प्रशिक्षण का उपयोग किस तरह किया जाता है, ठीक है, किस तरह किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस की शिक्षा, ठीक है।
दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौशल का विकास, यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखाने का भी प्रोसेस यहाँ से या सिखाने का भी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और वेब डिज़ाइनिंग से संबंधित शिक्षा का भी, एजुकेशन का भी यहीं से बच्चों में एक रुचि जगाने के लिए यहाँ से शिक्षा देना स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन उच्च माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर प्रशिक्षण के दौरान काम में लिए जाते हैं। तो मैंने इन तीनों क्वेश्चन में आपको ये बताने की कोशिश की कि भी एक जो अपने क्लास वाइज स्टैंडर्ड होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, तो उसमें किस तरह से कंप्यूटर को सिखाया जाता है। तो ये तीनों स्तर आपको किसी भी तरीके से कंप्यूटर पेडागोजी में पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है या कह सकते हैं टर्म है जो आपको याद रखना है, जो बार बार आपको पेडागोजी एनालिसिस में टकराएगी। शैक्षणिक विश्लेषण का अर्थ क्या है? तो शैक्षणिक विश्लेषण का अर्थ ये है कि पाठ्य वस्तु का तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से और सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ताकि शिक्षण कार्य को और प्रभावी बनाया जा सके। पेडागोजी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जो भी अपना पाठ्य वस्तु है, जो भी अपन कंटेंट्स है या फिर जो भी लेसन्स है या जो भी यूनिट है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में सीक्वेंस में बांट के और फिर अपन उनको बच्चों को सिखाएं, तो वो और अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से अपन सिखा सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षणिक विश्लेषण तत्व है पेडागोजी एनालिसिस एलिमेंट्स ऑफ पेडागोजी एनालिसिस। ठीक है, तो इनके जो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला विषय वस्तु विश्लेषण, ठीक है, कंटेंट एनालिसिस और या सब्जेक्ट एनालिसिस। उसके बाद में निर्देशात्मक उद्देश्यों का निर्माण, फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव। और तीसरा है तकनीकी एवं विधि का चयन, तकनीकी एवं विधि का चयन, टेक्निकल और मेथड, ठीक है, उनका सिलेक्शन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स। और फिर नंबर 4 उचित मूल्यांकन तरीकों का चयन, यानी कैसे अपन बच्चों की जो भी टेस्ट लिए उनको जांचने का तरीका, ठीक है, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट एवोल्यूशंस मेथड। तो ये चारों के चारों एलिमेंट्स होते हैं। इसमें एक ई ऑप्शन और देना था, तो इसको आप लिख सकते हो उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है, इसको किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, आप घुमा फिरा के, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखो शिक्षा शास्त्र विश्लेषण के अंतर्गत क्या आता है, पेडागोजी एनालिसिस के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पहला ऑप्शन है यूनिट प्लानिंग आता है, लेसन प्लानिंग ये भी आता है, लेकिन इनका जो तरीका है विश्लेषण का वो होता है यूनिट प्लानिंग के अंडर लेसन प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इनको राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन ऐसे मिला हुआ है तो फिर सी ऑप्शन राइट होगा, ऑल ऑफ द अबाउ नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबाउ नहीं होगा, यूनिट प्लानिंग के अंडर लेसन प्लानिंग होती है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन व्याख्यान विधि का जनक है, यानी जो लेक्चर मेथड है उसके फादर कौन है? लेक्चर मेथड के फादर कौन है? ठीक है, जो अपन क्लासेस लेते हैं तो लेक्चर देते हैं, तो उसके जनक है सुकरात। ठीक है, वैज्ञानिक हुए थे सुकरात, उन्होंने इस लेक्चर मेथड को इन्वेंट किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन प्रदर्शन विधि के जनक है? ठीक है, प्रदर्शन विधि यानी यहाँ प्रदर्शन का मतलब प्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेशंस। क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन। इस विधि के जनक कौन है? तो इसके जनक है सीमैन ई नैप। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं पेडागोजी के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नंबर 9, कोई भी शिक्षण विधि किसके ओतप्रोत होती है? यानी जब कोई भी शिक्षण विधि होती है शिक्षा के लिए या एजुकेट करने के लिए क्लासरूम में, तो किसके ओतप्रोत होती है, किसके इर्द गिर्द घूमती है? वो शिक्षण केंद्रित होती है, छात्र केंद्रित होती है, या उपरोक्त दोनों? तो ये उपरोक्त दोनों, इसका राइट ऑप्शन ये होगा। इस क्वेश्चन को भी कैसे ही पूछा जा सकता है
कि भाई जो शिक्षा की विधियाँ होती है वो किसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो उस वक्त भी आपको ध्यान रखना है शिक्षण केंद्रित और छात्र केंद्रित, ठीक है, एजुकेशन के अराउंड और स्टूडेंट के अराउंड। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से छात्र केंद्रित सिद्धांत कौन सा है? निम्न में से छात्र केंद्रित सिद्धांत कौन सा है? इस क्वेश्चन को और तरीके से पूछना चाहे देखो तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, कुरिकुलम या पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे भी पूछा जाए तो ये क्वेश्चन एक ही आंसर होगा इसका। तो इसका पहला ऑप्शन है दूरदर्शी सिद्धांत, दूसरा संरक्षण का सिद्धांत, तीसरा उपयोगिता का सिद्धांत, चौथा समाज केंद्रित सिद्धांत, ठीक है। एक और भी होता है लॉच एंड लचीलापन का सिद्धांत, लॉच व लचीलापन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिद्धांत किस काम आते हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के लिए। तो ये पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें ये भी एक सिद्धांत का ही नाम है, छात्र केंद्रित सिद्धांत। तो अगर ये क्वेश्चन होता है तो इसमें ये ऑप्शन भी मिल सकता है। तो इस तरह ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश की जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोजी से संबंधित। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे इस चैनल में कंप्यूटर से संबंधित अदर टॉपिक्स जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस व और भी बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को अच्छी तरह से देखें अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं और मुझसे जुड़ रहे हैं। थैंक यू।